नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। वैल्यू और ग्रोथ निवेश के दो स्टाइल हैं जो बाजार के अलग अलग प्रदर्शन के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से रिएक्ट करते हैं और वैसा प्रदर्शन देते हैं। आज अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में कौन सा निवेश स्टाइल अपनाती हैं ये समझेंगे और इन स्टाइल के आधार पर आप कैसे चुन सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में फंड, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। और कौन सा निवेश का स्टाइल आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, वैल्यू या फिर स्टाइल या फिर दोनों का कोई मिक्स। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ हैं ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ, और सुरंजना बोर ठाकुर, हेड डिस्ट्रीब्यूशन मिरर एसेट। बहुत स्वागत करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। जब इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स की बात आती है, सबसे पहले समझना जरूरी है कि हम क्या बात कर रहे हैं। सुरंजना, अगर हम समझें, हम यूजुअली कहते हैं कि कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हम एक्टिव पैसिव स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, पर उसके अंदर के और भी अगर हम लेयर्स देखें तो उसमें भी काफ़ी कुछ समझने की ज़रूरत है जो कि निवेश स्टाइल से पता चलती है। काफ़ी जो फंड्स होते हैं वो वैल्यू बेस्ड होते हैं, काफ़ी फंड होते हैं वो ग्रोथ बेस्ड होते हैं। ज़रा समझाइए आसान भाषा में, ये निवेश की जो स्टाइल है, वैल्यू स्टाइल और ग्रोथ स्टाइल। शुरुआत में वैल्यू स्टाइल से करती हूँ, तो ये क्या होता है? गुड इवनिंग स्वाति, और थैंक यू आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आई थिंक आपने जिस इन्वेस्टिंग स्टाइल की बात करी, ग्रोथ और वैल्यू, दोनों ही बहुत बेसिक स्टाइल्स है जिसका या तो फंड हाउसेस एक टाइप के स्टाइल में फॉलो करते हैं, सिर्फ ग्रोथ फॉलो करते हैं या सिर्फ वैल्यू फॉलो करते हैं, या कुछ फंड हाउसेस है जो कि ब्लेंडेड अप्रोच फॉलो करते हैं कि ग्रोथ और वैल्यू दोनों फॉलो करते हैं। तो अगर मैं बहुत बेसिक आपको समझाने की कोशिश करूं इन दोनों का फर्क, आप जब ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल की बात करते हैं तो वो फोकस रहता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले जहां पे आपको उनका रेवेन्यू या प्रॉफिट का सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखे, और यूजुअली वो ग्रोथ फ्यूचर के लिए अकाउंट किया जाता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बनना चाहिए। ग्रोथ स्टॉक्स में हमेशा एक शार्प राइज का पोटेंशियल होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक्स लंबे समय में काम नहीं करेंगे। दे आर वैल्यू accretive स्टॉक्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड। जो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग होता है उसमें क्या होता है कि वो जो डिफरेंस की आपकी जो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू और जो प्राइस है उसका जो डिफरेंस है, वो गैप जब दिखता है मार्केट में, उसके हिसाब से जब आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिकअप करने की कोशिश करते हो जिसमें आपको पोटेंशियल दिख रहा है, पर वो पोटेंशियल इमीडिएटली अनफोल्ड नहीं भी हो सकता है उसको टाइम फ्रेम थोड़ा लॉन्गर लगे। ये वैल्यू स्टाइल में थोड़ा स्लो और स्टेडी हो सकता है, बट ऐसा साइकिल भी आ सकता है जहां पे आपका बहुत क्विक कैचअप हो जाए। लेकिन ग्रोथ में ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा क्विक ग्रोथ के लिए एक्सपेक्टेशन होता है, वेर एज वैल्यू में थोड़ा और स्लो एंड स्टेडी, लेकिन जहां पे आपको वो प्राइस वैल्यू मिसमैचेस दिख रहे हैं। दैट इज द वे यू डिफरेंशिएट द टू स्ट्रेटजीज। ओके, तो दो स्ट्रैटेजी, ग्रोथ और वैल्यू स्टाइल बताई हमें सुरंजना ने। ऋषिकेश, जो एक फंड मैनेजर होता है, क्योंकि हर एक एएमसी का अपना एक अप्रोच होता है इन्वेस्टमेंट का, अपना एक स्टाइल होता है जिसको वो फॉलो करना चाहते हैं। अब हमने वैल्यू और ग्रोथ स्टाइल के बारे में समझा। एक फंड मैनेजर या फिर एक एएमसी कैसे डिसाइड करती है कि उन्हें कौन सा जो स्टाइल है वो अपनाना है? वैल्यू स्टाइल से ही शुरुआत करते हैं। दोनों का डिफरेंस समझाया हमें सुरंजना ने, पर इन टर्म्स ऑफ फंड मैनेजर या एएमसी एक वैल्यू स्टाइल को कैसे अप्रोच करती है, किन बेसिस पे करती है, और ग्रोथ स्टाइल को कैसे अप्रोच किया जाता है एक फंड मैनेजर के जरिए? नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते सुरंजना जी। जैसे सुरंजना जी ने बताया कि अगर डिफरेंशिएट करना है वैल्यू और ग्रोथ में, कि अगर कोई स्टॉक की फंड की बाजार की जो कीमत है, वो मूलभूत कीमत है जो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी आगे है तो उसे ग्रोथ कहा जाता है। अगर उसके नीचे है, काफी नीचे है, तो उसे वैल्यू कहा जाता है। तो इसका माप कैसे करें, ये अगर हम देखना चाहे तो इसके कई तरीके हैं जिससे हम माप कर सकते हैं। सबसे पहले और सर्वसामान्य तरीके से जो इसका माप होता है वो पीई पीबी रेशियोज देखे जाते हैं। पीई रेशियोज देखे जाते हैं
ब्रॉडली मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए पीबी जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग अधिकतर में पीबी देखा जाता है। और एडवांस तरीके होते हैं वैल्यूएशन जानने के लिए, जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो होता है जिससे हम वैल्यूएशन की परख कर सकते हैं कि उसकी मूलभूत वैल्यू क्या है। अगर कम है तो उसे वैल्यू स्टॉक कहा जाता है, अगर ज्यादा है तो ग्रोथ। अगर 10% या 10% से ज्यादा है बेंचमार्क से ऊपर तो उसे ग्रोथ कहा जाता है। 10% अगर नीचे है तो उसे वैल्यू कहा जाता है। अगर बेंचमार्क पीई के इर्द गिर्द है तो उसे ब्लेंड कहा जाता है। ये दोनों पीई और पीबी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जैसे मैंने कहा पीई ब्रॉड इंडस्ट्रीज बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है, लेकिन पीबी जो है वो फिर ज्यादातर फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के लिए यूज होता है। ओके, तो एक जो पैरामीटर्स हैं या पैमाना है, ऋषिकेश ने बताया कि जो वैल्यू और स्टाइल ग्रोथ है, स्टाइल वैल्यू और ग्रोथ स्टाइल जो है वो किन बेंचमार्क से यूज़ होता है। अगर मैं अब एएमसीज या म्यूचुअल फंड्स के स्टाइल की बात करूं, सुरंजना, यूजुअली मोस्टली हमने देखा है, जैसे आपने भी शुरुआत में बोला कि ग्रोथ स्टाइल, वैल्यू स्टाइल और एक ब्लेंडेड स्टाइल होता है। ब्लेंडेड का आसान मतलब यही है कि एक जो एएमसी है या जो एक म्यूचुअल फंड है वो वैल्यू और ग्रोथ दोनों ही स्टाइल्स को अपनाकर उससे मिक्स से, उसके ब्लेंड से आगे बढ़ रहे हैं। हम एक टेबल भी दिखाएंगे, उसमें ये मालूम चलता है, उससे समझ में आता है कि मैक्सिमम जो एएमसीज है एट द मोमेंट, सुरंजना, वो ब्लेंडेड स्टाइल को ज़्यादा अप्रोच करती हैं, उस अप्रोच को ज़्यादा पसंद करती हैं और फॉलो करती हैं। कोई ख़ास वजह जो कि ये ग्रोथ और वैल्यू दोनों के एक मिश्रण से बने हुई स्ट्रैटेजी से जो कंपनीज हैं, जो एएमसीज है, वो आगे बढ़ रही हैं? स्वाति, जब आप एक इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में देखते हो तो इन स्टाइल्स का यूजुअली कुछ अटैच साइकिल्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि उसी साइकिल में वो स्ट्रेटेजी काम करे, लेकिन लाइकलीहुड कि उस साइकिल में वो ज्यादा अच्छा कर पाए, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर रिवर्स हो रहा है एक कंट्री में, तो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज ज्यादा अच्छा करे या ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल ज्यादा अच्छा करे। वेरएज इंटरेस्ट रेट साइकिल जब बढ़ रहा है, इट इज द रिवर्स। लेकिन आप जैसे ब्लेंडेड अप्रोच की बात करें तो अगर आप ब्लेंडेड अप्रोच रखोगे, दोनों स्टाइल्स रखोगे अपने फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में, तो आपकी साइक्लिसिटी जो होती है फंड्स की वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आपका part of the portfolio will be performing in both the cycles. But more often than not, ये blended का मतलब ये नहीं है कि दोनों 50-50 होता है। Most fund houses में आपका एक growth oriented या value oriented होता है। जैसे हमारे केस में अगर मैं बताऊं तो हमारा जैसे blended approach है, लेकिन growth oriented strategy है। ग्रोथ ओरिएंटेड का ये मतलब है कि अगर आप, हमारा एजम्पशन है कि इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है, अगर लंबे समय के ग्रोथ के लिए इफ यू आर ट्राइंग टू मेक गुड मनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन अ ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में मेक you may have a better potential. That is something, that is the assumption that we carry. So if India is a growing story, growth should be a larger bias is what we think. But हमारा growth oriented ज़्यादा है. So 60-70% of our portfolios are oriented towards the growth style. There could be other AMCs जहाँ पे फिर से blended approach है, लेकिन value oriented style ज़्यादा है. तो उनका फिर अलग साइकिल में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस हो सकता है। सो इट्स बेसिकली ईदर और, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दोनों 50-50 यूजुअली कम जगहों में ही होता है। देयर इज ऑलवेज अ मोर बायस टुवर्ड्स वन ऑफ द स्टाइल्स। ओके, बिल्कुल। और इसी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हुए ऋषिकेश, जैसे कुछ जो एएमसीज हैं, इनफैक्ट जैसे जो क्वांट अगर हम समझ पा रहे हैं, एक ऐसी एएमसी है जो कि 100% वैल्यू स्टाइल अप्रोच पे काम करती है, और वैल्यू पे निपॉन अराउंड 86% हमने देखा वैल्यू पे काम करती है, इस अप्रोच पे काम करती है, जबकि एक्सिस है वो ओनली 13% जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल पर काम करती है। बाकी हमने ब्लेंडेड की भी बात की, बाकी जो एमसीज हैं वो मोर ऑफ ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में अपने निवेश को, अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाते हैं।
तो जो हम मार्केट साइकिल्स की बात करें, अभी जिस तरीके का मार्केट साइकिल देख रहे हैं, या यूजुअली बाजार के अलग अलग साइकिल में इन अलग अलग स्टाइल्स ने कैसा परफॉर्म किया है, इसका क्या हम कुछ एक आंकड़ा आपसे समझ सकते हैं ऋषिकेश? ऑल्सो जो एएमसीज होती हैं, क्या वो बाजार के इस मूवमेंट के हिसाब से अपने अप्रोच को चेंज भी करते हैं कि थोड़ा ब्लेंडेड रखें, या मोर टुवर्ड्स ग्रोथ रखें, या मोर टुवर्ड्स वैल्यू रखें? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो इसके दो पहलू होते हैं। एक तो बुल और बेयर मार्केट देखा जाता है, और दूसरा जैसे हमने कहा था कि इंटरेस्ट रेट भी एक काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले हम बुल और बेयर मार्केट की बात करते हैं। जब बुल मार्केट या तेजी का प्रवाह हो, तब वैल्यू में निवेश करे तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अगर बेयर मार्केट में या मंदी वाले मार्केट में अगर डाले, तो ग्रोथ में डाले तो अच्छा निवेश का रिजल्ट हो सकता है। तो ये दो प्रकार है। और आंकड़े देखना चाहे तो अगर हम 2020 का नंबर देखें, जब NSE 500 ने 31% का रिटर्न दिया था, तभी NSE वैल्यू इंडेक्स ने 56% का रिटर्न दिया था। तो ये जो हमने बुल मार्केट देखा था, यहाँ पे वैल्यू अच्छी तरह से पैन आउट हुआ। 2023 में सिमिलर चीज हुई, जब NSE 500 ने 25% का रिटर्न दिया था, तब NSE वैल्यू इंडेक्स ने 61% का रिटर्न दिया था। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर बुल मार्केट है या तेजी का मार्केट है, तो वैल्यू अच्छी अच्छी तरह से पैन आउट होता है। दूसरी चीज, ब्याज दरें अगर ग्रोथ में है या बढ़ाव की तरफ है, तो वैल्यू में निवेश करना काफी फायदेमंद साबित हुआ है। और अगर ब्याज दरें स्टेबल है या घट रही है, तो ग्रोथ में निवेश करना काफी फायदेमंद साबित होगा। तो ये दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ग्रोथ और वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में समझ रहे हैं, जो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो कैसे स्टाइल को फॉलो करती है, ये हमने जाना। पर एक निवेशक के तौर पर आपके लिए कितना मायने रखता है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग या ग्रोथ इन्वेस्टिंग? आप कैसे समझे कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करता है या ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो करता है, और इसी के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो में कैसे इनको जगह दे सकते हैं? इस पर रहेगी खास चर्चा। एक ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। आज बात चल रही है निवेश के दो स्टाइल पर, वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अलग अलग एएमसीज अलग स्टाइल को फॉलो करती हैं। अपने पोर्टफोलियो में आप वैल्यू को शामिल करें, ग्रोथ को शामिल करें, या फिर एक ब्लेंडेड स्टाइल को शामिल करें, इस पर हम खास चर्चा करें और इसकी बारीकियां समझ रहे हैं। मिरेय एसेट से सुरंजना बोर ठाकुर और आनंद राठी वेल्थ से ऋषिकेश पालवे हमारे साथ हैं। सुरंजना, एक जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए ये समझना कि एक म्यूचुअल फंड को कैसे चुने, उसमें जो मेन क्राइटेरिया हम देखते हैं और जो उनको समझ में आते हैं वो रहते हैं कि एक फंड का पिछला परफॉर्मेंस कैसा है, या उसका फंड मैनेजर कैसा है, एएमसी का रिकॉर्ड कैसा है, या फिर एएमसी का AUM कितना है, कितनी बड़ी कंपनी है। अब उसमें अगर स्टाइल की भी बात आती है, क्योंकि इतनी बारीक डिटेल है ये किसी एक निवेशक के लिए समझना कि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पे भरोसा रखती है या फिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे भरोसा रखती है, तो एक इन्वेस्टर के लिए समझना कितना आसान है। और एक पोर्टफोलियो में अगर एक फंड को शामिल करना है, तो कैसे पहचाने एक इन्वेस्टर की एक पर्टिकुलर मार्केट साइकिल में वो वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा तवज्जो दे या फिर एक ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा तवज्जो दे? आई थिंक स्वाति, हम आपके शो में या कई बार हम बात कर चुके हैं अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टर के जर्नी में, डाइवर्सिफिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी लार्ज रोल। आप किसी भी एक स्टाइल में ओवर इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको उसका, अगर उस साइकिल में वो स्टाइल नहीं काम किया तो यू मे बी लेफ्ट अ लिटिल बिहाइंड। वाइल लॉन्गर टर्म में अगर आप देखोगे हो सकता है इतना इम्पैक्ट नहीं आए, बट व्हेन द साइकिल इज प्लेइंग आउट तब आपके पोर्टफोलियो में काफी इम्पैक्ट आ सकता है। आप जब दिस इज एक्चुअली नॉट द रोल ऑफ द फंड हाउस, इट इज मोर अ रोल ऑफ द एडवाइजर। जैसे आप ऋषिकेश बैठे हैं यहाँ पे, वो उनका मतलब इट इज देयर when they are advising their clients that क्या इन्वेस्ट कौन से स्टाइल में करना चाहिए, वो हमेशा ही अपने एंड पे शायद एक कॉम्बिनेशन अप्रोच हमेशा एडवाइस करेंगे क्लाइंट को।
एक ही टाइप के फंड में सब कुछ डालना शायद सही नहीं होगा, बिकॉज आप एक क्लाइंट के लेवल पे ये प्रेडिक्ट करना कि इस साइकिल में इस टाइप का फंड काम करेगा और उसके वजह से उनको उसी पे सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहिए, उसी पे पूरा पैसा लगा देना चाहिए, मे नॉट बी फेयर। बट व्हाट इज पॉसिबल इज, जैसे आपका अगर आप साइकिल देखेंगे, शायद शायद 2015 से 2020 का टाइम फ्रेम अगर हम देखें, तो उस टाइम फ्रेम में काफी ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स ने बहुत एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दिया। बट क्या हुआ कि सारे मोस्ट ऑफ द मनी that came in, or the investments that came in, was towards the end of this cycle, 2019-20 के टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा आया। सिमिलर चीज अभी हो रही है, शायद वैल्यू ओरिएंटेड स्टाइल ज्यादा अच्छा कर गया है पिछले 1.5-2 साल में, जिसकी वजह से शायद ज्यादा पैसा सिर्फ वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स में जा रहे हैं। इसमें शायद एक इम्पोर्टेंट रोल फिर से एडवाइजर प्ले करते हैं कि जिसमें जिस टाइम फ्रेम में उनको लगता है कि ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो ज्यादा बेटर कर जाएंगे, दोनों स्टाइल्स को 50-50 रखने की जगह शायद एक स्टाइल को थोड़ा ओवरवेट कर दे सकते हैं पोर्टफोलियो में, जिससे रिटर्न में काफी डिफरेंस आ सकता है। लेकिन जैसे मैं बोल रही हूँ, इन दोनों ब्लेंड्स में आप अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट शॉर्टर टर्म में जब ये साइकिल चल रहा है तब इम्पैक्ट शायद ज्यादा दिख सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट बोला। और इसी बात से मैं आगे बात बढ़ाते हुए ऋषिकेश आपसे यही जानना चाहती हूँ कि एक पोर्टफोलियो में, क्योंकि अलग अलग एएमसीज के फंड्स होते हैं और डाइवर्सिफिकेशन का जिक्र किया यहाँ पर सुरंजना ने, अब कोई किसी एएमसी के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका ब्लेंडेड अप्रोच है, या किसी एएमसी का ऐसा फंड है जो कि वैल्यू ओरिएंटेड ज़्यादा है और कोई एक एएमसी का फंड है जो ग्रोथ ओरिएंटेड ज़्यादा है, एक निवेशक को मालूम कैसे चले कि वैल्यू ओरिएंटेड फंड में उनका निवेश है या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड फंड में निवेश है, या फिर उनका जो फंड है वो ब्लेंडेड अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करता है, और वन साइडेड उनका पोर्टफोलियो ना हो जाए विद इन अ स्टाइल? तो क्या एक इन्वेस्टर के लेवल पर कुछ कदम उठाने चाहिए, या फंड मैनेजर अपने अपने एंड पर इस सबको मैनेज कर देता है? तो इसका अगर निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन करना है तो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन एक तो फंड के जरिए से करना चाहिए। दूसरी चीज है कि उन्होंने फंड हाउसेस के जरिए से करना चाहिए। जैसे काफी सारे फंड्स हैं, उनके एक स्टाइल होता है, एक अप्रोच होता है निवेश करने का। जैसे आपने पहले कहा था कि एसबीआई का ब्लेंडेड अप्रोच है, आईसीआईसीआई का ब्लेंडेड अप्रोच है, एचडीएफसी का वैल्यू अप्रोच है। अगर आप एचडीएफसी को देखो तो करीबन 100% वैल्यू में निवेश होता है। एक्सिस देखो तो ग्रोथ में निवेश होता है, करीबन 88% ग्रोथ में निवेश होता है, 12% जो है वैल्यू में निवेश होता है। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एएमसीज भी करे तो काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। अपनी अपने हर एक फंड हाउस की, हर एक एएमसी की एक स्टाइल, एक अप्रोच होता है, तो उसके ऊपर निर्भर होकर अगर निवेश करें तो काफी फायदेमंद साबित होगा। के तो और एएमसी लेवल पर सुरंजना, क्या ये चेंजेस खुद एएमसीज भी करती हैं? मतलब बिकॉज अगर एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं आपसे समझूं, एएमसीज ये गेज करती हैं कि मार्केट में कौन सा जो अभी एक साइकिल है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वैल्यू या फिर ग्रोथ, और क्या एक एएमसीज भी इन जो स्टाइल्स को चेंज करती रहती है, मे बी मोर टुवर्ड्स वैल्यू, मोर टुवर्ड्स ग्रोथ? और क्या ये पता करना एक इन्वेस्टर के लिए आसान रहता है? क्या एक ट्रांसपेरेंसी है इसमें, ट्रांसपेरेंट है, या उनकी साइट पर जाकर पता चल जाता है कि मोर ऑफ वैल्यू अप्रोच है या फिर ग्रोथ अप्रोच है? स्वाति देखिए, कॉम्बिनेशन अप्रोचेस जो, जैसे मैंने बोला, कुछ कुछ एमसीज है जिनका बहुत ज्यादा कमिटमेंट होता है एक तरफ के, बिकॉज उनका फंड हाउस का जो फिलोसफी है, जो बिलीफ है फंड मैनेजमेंट का, वो एक स्टाइल की तरफ काफी ज्यादा है। बट जो एजाइल फंड हाउसेस भी है, जो दोनों स्टाइल्स के बीच में रीएलोकेट भी करता है, वहां पे भी जैसे मैंने बोला, आपका ये एक बिलीफ सिस्टम है। अगर फंड मैनेजमेंट का बिलीफ सिस्टम है कि लॉन्गर टर्म में आपका ग्रोथ काम करेगा या वैल्यू काम करेगा, और उन्होंने एक तरफ बायस रखा हुआ है, इट विल नॉट बी फेयर फॉर देम टू सडनली चेंज द अप्रोच।
while between the approaches आप agile हो सकते हो, आप थोड़े बीच में reallocate कर सकते हो, but पूरी की पूरी style आप change कर दो क्योंकि market change हो रहा है. I think that will be a very unfair way of doing it क्योंकि आप जब किसी फंड हाउस की तरफ एज एन इन्वेस्टर भी कमिट कर रहे हो, आपको उनका एक बेसिक स्टाइल पता होगा, उसके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो. और जैसे कि मैंने बोला, ये जो आपके चेंजेस जो होते हैं ना, शॉर्टर टाइम फ्रेम में ज्यादा इम्पैक्ट कभी आ सकता है, लेकिन ये लॉन्गर टर्म में both the styles work. Both the styles are looking at value accretive businesses. It's just that आप ग्रोथ में जब पिकअप कर रहे हो स्टॉक्स, तो आप ऐसे पैरामीटर्स देखोगे जिससे वो स्टॉक अपने यूनिवर्स में, कंपेटिटर यूनिवर्स में स्टैंड आउट हो, या उनके ग्रोथ, रेवेन्यू नंबर्स, प्रॉफिट नंबर्स प्रॉमिसिंग लगे फ्रॉम अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू. पर इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू में आप वो नहीं देख रहे हो. ऑल्सो टू एक्सप्लेन टू यू कि ग्रोथ में भी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ आप किसी भी प्राइस में खरीदने को जाओगे. मोस्ट फंड हाउसेस जब ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल भी फॉलो करती है, दे फॉलो समथिंग कॉल्ड अ गार्प. गार्प इज ग्रोथ अप टू अ रीजनेबल प्राइस ओनली. आप बहुत हाई प्राइस देके किसी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक को नहीं पिकअप करना चाहोगे. सो इट बोथ हैव अ लिटिल बिट ऑफ ईच अदर इन इट. सो इट इज नॉट कि एक स्टाइल ही आपका काम कर जाएगा और आपने कॉल लिया तो वो नहीं हुआ तो फिर you will be at a loss. But what I'm trying to say is, जब आप एक फंड हाउस जब एक स्टाइल की तरफ कमिट करता है, मोर ऑफन देन नॉट वो फंड हाउस उस स्टाइल की तरफ कमिटेड रहेगी, चाहे वो मार्केट साइकिल जो भी चल रहा हो. अंडरलाइन स्टॉक पिकिंग में एजाइल होना एक अलग बात है ऑल टुगेदर. तो बेसिकली जो एक स्टाइल है जो फॉलो करता है एक एएमसी, वो उसी पर स्टिक रहते हैं, उसी को ज़्यादा अपनाते हैं लॉन्गर टर्म के लिए. और छोटे टर्म के लिए डेफिनेटली इस तरीके के स्टाइल आपके लिए कुछ डिफरेंस लाए, पर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसा सुरंजना और ऋषिकेश ने बताया, डजंट रियली मैटर. बस आपको अपने निवेश पर बने रहना है लॉन्गर टर्म के लिए, ये ज़्यादा मैटर करता है. बहुत धन्यवाद हम करेंगे ऋषिकेश और सुरंजना, आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए. मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही. वक्त एक ब्रेक का हो गया है. देखते रहिए जी बिजनेस.